हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। अगर आप एनसीईटी 2027 की तैयारी करो बेटा, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एनसीईटी 2027 का न्यू सिलेबस क्या रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात, सिलेबस का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप एनसीईटी 2027 की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, तो बच्चे आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको पता होगा कि एनसीईटी की फील्ड में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीटी कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके लिए बिगेस्ट ऑफर लेकर आ चुका है। तो आपको पता होगा कि कल आपका रक्षाबंधन है, तो आप सभी को, आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से अपना राखी का फेस्टिवल मनाइएगा, और साथ ही में हमारे बहनों के लिए यहाँ पे आप देखोगे, आप चाहो भाई तो अपने बहनों को आप गिफ्ट दे सकते हो। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे 500 का आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे। जितने हमारे कोर्सेस हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेशली हम बात करेंगे एनसीईटी का, तो जो आपका श्योर सिलेक्शन प्लस बैच है, यहाँ पे आपका जो फीस था बेटा वो आपका 2999 था। लेकिन अभी जो है आपको यहाँ पे जो कूपन कोड है राखी 500 आपको यूज करना है, यहाँ पे आपको 500 का आपको फ्लैट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, और यह जो वैलिड है आपका 30 अगस्त है, यानी 30 अगस्त है, ऑफर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो हमारी मुद्दा है, हमारी मुद्दा क्या है भाई, कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चे अक्सर इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपका जो एग्जाम होता है वो सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है। यानी सीबीटी मोड मतलब बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपके सामने एक सिस्टम मिलता है, आपको डेस्कटॉप मिलता है, और उसी से आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, बस आपको माउस बस चलाना होता है, माउस चलाना आना चाहिए सिंपली आपको, आप एग्जाम दे लोगे, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और टोटल अगर बात करते हैं बेटा, तो आपके एग्जाम में 181 क्वेश्चन आते हैं, आपको 160 का आंसर करना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मीडियम को लेकर बात करें, बहुत सारे बच्चे अक्सर इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो आप 13 मीडियम है ना, 13 लैंग्वेज दिया, आप किसी भी मीडियम में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहोगे, अभी मैं बताऊंगा, आप सोचोगे सर मैं सोच रहा हूँ 7 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में एक अलग मीडियम में दूं, और 4 सब्जेक्ट एक अलग मीडियम में दूं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो मीडियम कौन कौन से मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर मिल सकता है बेटा, तो असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मतलब मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका मीडियम है उसका सिलेक्शन कैसे करना है, कब करना है, आपको आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें बेटा, आपका जो सिलेबस है आपको पता होगा, टोटल आपके 4 सेक्शंस है। पहले आपका लैंग्वेज आता है, जहां से आपके एग्जाम में आप देखोगे आपके 2 लैंग्वेज होते हैं, यानी आपका 40 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है, 46 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वही डोमेन के बारे में बात करें बेटा, तो आपका 3 डोमेन आपको लेना होता है। जो डोमेन का सिलेबस होता है वो क्लास 12 का आपका एनसीईआरटी होता है। आप लोग अक्सर इसको लेकर परेशान रहते हो। ठीक है, तो अगर आप डोमेन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो बेटा, तो आप सभी लोग अभी से ही अपनी क्लास 12 का, ओनली क्लास 12 का आपको एनसीईआरटी पढ़ने हैं। 11th का एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले आप पढ़े होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी आप 12th में होंगे बेटा, तो आपको 12th का मतलब आप पढ़ो, 11th भी पढ़ो, 12th भी पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आएंगे वो 12th के एनसीईआरटी से आते हैं, है ना। उसके बाद अगर बात करें, एक आपका सिलेबस होता है जनरल टेस्ट, और एक है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको लेकर बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो देखेंगे आपका मीडियम कौन सा हो सकता है एग्जाम का। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप एनसीईटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, ध्यान से हमारी बात को सुनना बेटा आप लोग, अगर आप एनसीईटी का फॉर्म भरने जा रहे हो, ठीक है, एनसीईटी 2027, तो आपको एक ऑप्शन होता है मीडियम सिलेक्शन करने का, है ना, जिसे हम लैंग्वेज सिलेक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलएस, यानी लैंग्वेज का सिलेक्शन। तो अगर मान लीजिए आप एनसीटी का फॉर्म भरते टाइम, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, अगर आपने सिलेक्शन जो है इंग्लिश करा हुआ है, ठीक है, अगर आपने अपने मीडियम का सिलेक्शन इंग्लिश करा हुआ है, तो आपका मीडियम जो है ओनली इंग्लिश होगा। ध्यान रखना, आप अपना मीडियम एग्जाम में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एज ए मीडियम जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपने हिंदी सिलेक्ट करा है, असमी करा है, बंगाली करा है, गुजराती करा है, कन्नड़ करा है, मलयालम करा है, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अगर इनमें से कोई भी लैंग्वेज का आपने सिलेक्शन करा है मीडियम के रूप में, तो आपको जो इंग्लिश मीडियम है वो सबको मिलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर आपका इंग्लिश अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको मीडियम हिंदी देना है, यानी आप हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो बेटा, तो आप हिंदी का सिलेक्शन करना। आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे उड़िया है ना, एज ए मीडियम मुझे सर उड़िया चाहिए, ठीक है, तो आप उड़िया मीडियम सेलेक्ट करिएगा जब फॉर्म भरोगे आप लोग। लेकिन आप सोचोगे सर मैं चाहता हूं या फिर चाहती हूँ कि 7 सब्जेक्ट है, 7 में से 6 सब्जेक्ट मैं चाहता हूं कि मैं उड़िया में इसका एग्जाम दूं, ठीक है, तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप क्या होगा, मान लो आप सेक्शन, मान लो लास्ट का जो आपका एक और सब्जेक्ट बचेगा, अगर आप जब उसे सॉल्व करने जाओगे ना,
उस टाइम पे आप अपने मीडियम को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कॉर्नर में एक आपका ऑप्शन होता है लैंग्वेज चेंज करने का, मीडियम चेंज करने का। तो इसको लेकर बेटा आपको बिल्कुल परेशान नहीं होनी है, ठीक है। तो आई होप कि यह डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, है ना। जब आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपके 4 सेक्शन है। अगर बात करते हैं 38 लैंग्वेज में से आप किसी भी 2 लैंग्वेज को ले सकते हो। आपको पता होगा सीयूटी में आपका एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, आप एक लैंग्वेज का एग्जाम देते हो। लेकिन अगर एनसीटी की बात करें बेटा तो 2 लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है। आपको कोई भी 2 लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा। 2 लैंग्वेज आपको कौन कौन से हो सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। अगर आप 2 लैंग्वेज की बात करें यहाँ पे तो ये आपको लैंग्वेज दिख रहा होगा, आपके 38 लैंग्वेज है। 38 लैंग्वेज में से आप किसी भी 2 का आप सिलेक्शन कर सकते हो, किसी भी 2 का आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आपको कौन से यूनिवर्सिटी से आपको बीए बीएड करना है, बीएससी बीएड करना है, बीकॉम बीएड करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर आपको आईआईटी से बीएससी बीएड करना है तो आप किसी भी लैंग्वेज का सिलेक्शन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको आरआई से बीए बीएड करना है हिंदी में, तो आपको हिंदी अपना लैंग्वेज रखना पड़ेगा, तभी आप हिंदी से बीए बीएड कर पाओगे। यानी आपको पता होगा कि जो बीए बीएड होता है वो आपका 2 तरह से होता है। एक आपका ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होता है, लाइक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और एक आपका आपका लैंग्वेज से होता है बीए बीएड। तो अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना है, लाइक उर्दू से करना है तो उर्दू आपका लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश से बीए बीएड करना बेटा तो आपका इंग्लिश कंपलसरी आपके लिए, है ना। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपसे क्या बोलता है कि आप हमारे यहाँ बीए बीएड कोर्स करना है आपको, तो आपको क्या करना है, एक आपको हिंदी लैंग्वेज लेना है और एक आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लेना है, ठीक है ना। एक हिंदी और इंग्लिश, ये आपका लैंग्वेज कंपलसरी है। इसी के आधार पर उनका मेरिट लिस्ट बनती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें बेटा एनआईटी का, तो एनआईटी बीएससी बीएड करने के लिए आपको कोई भी लैंग्वेज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 2 लैंग्वेज को भी ले लो। आरआई से अगर आपको बीएससी बीएड करना है तो कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो। अगर आपको मनु यानी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो भाई आपको उर्दू कंपलसरी है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आपको बीएससी बीए बीएड करने हैं तो भाई आपको यहाँ पे संस्कृत कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 38 लैंग्वेज में से आप किसी भी लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं ना। आगे हम बात करें बेटा, अगला जो हमारा सेक्शन है वो हमारा होगा डोमेन सब्जेक्ट को लेकर। 26 डोमेन है। 26 डोमेन आपको 3 डोमेन लेने होते हैं, जो कि भाई आप 3 डोमेन कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन आप प्रयास करना जो आपके 12th के सब्जेक्ट होंगे वही आपका एज ए डोमेन सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें आपको जाननी चाहिए। अगर आपको डीयू से बीए बीएड करना है या फिर बीएससी बीएड करना है, तो जो 12th में आपका सब्जेक्ट था, है ना, वही आपका डोमेन में सब्जेक्ट होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आपको बीए बीएड करना है या बीएससी बीएड। अगर मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स था, है ना, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था आपको 12th में, ठीक है, तो डोमेन सब्जेक्ट में भी आपका वही सब्जेक्ट होनी चाहिए, भले आपको बीए बीएड करना होगा डीयू से। लेकिन अगर हम बात करें बेटा आरआई की बात करें, ठीक है, जिसे एनसीईआरटी संचालित करते हैं, जहां पे हजारों बच्चों का सपना होता है कि हाँ भाई मुझे आरआई से बीएससी बीएड बीए बीएड करनी है। तो आरआई आपसे क्या बोलता है, बीए बीएड के बारे में बात करें, वो क्या बोलता है कि जो आपका अगर आपको बीए बीएड करना है तो आपने 12th में क्या पढ़ा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 3 होनी चाहिए, आपका आरआई बोलता है, ठीक है। बीएससी बीएड की बात करें तो बीएससी बीएड में जो आपका 12th का सब्जेक्ट है आप उसी को लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, है ना, आरआई की बात करें तो। और सेम रूल आपका जो आईआईटी अपनाती है वही आपका एनआईटी भी अपनाती है। आईआईटी की बात करें बेटा तो आईआईटी में मैक्सिमम वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिनका पीसीएम होता है। तो आप अगर आपका पीसीएम है तो आप आईआईटी में एलिजिबल हो। अगर आपका पीसीबी है बेटा तो कुछ एनआईटी आपको मौका देती है, लाइक 1-2 एनआईटी है आपके जो मौका आपको देती है। लेकिन अगर बात करते हैं आरआई का, तो जो पीसीबी वाले बच्चे वो अक्सर आरआई जाना पसंद करते हैं और आरआई कट ऑफ काफी हाई जाती है, ठीक है। तो जो पीसीबी वाले बच्चे हैं वो आरआई को टारगेट करते हैं, कुछ बच्चे एनआईटी चले जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डोमेन का सिलेक्शन की बात हो गई। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे एक आपका जो है जनरल टेस्ट होता है, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको स्वयं पढ़ाता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप हमारी एक क्लास देखना बेटा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। मैं पिछले 3 सालों से, जब से आपका एनसीईटी का एग्जाम आया है, तब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। और हमारे पढ़ाए गए बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कोर लेकर आए। कोई बच्चा 78 नंबर मार्क्स लाया है, कोई 74 मार्क्स लाया है, टोटल आपका 80 मार्क्स का होता है, आपको पता होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे आसान सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर बात करें बेटा, एक आपका सब्जेक्ट हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड और 2 आपका लैंग्वेज हो गया। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज टीचिंग एप्टीट्यूड की, काफी आसान है, इसका सिलेबस लिमिटेड है, बहुत जल्द इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाती है। और बस इसका आपको एक बार कॉन्सेप्ट सीखना बेटा, उसके बाद इजीली आप इसे सॉल्व कर लोगे, काफी आसान आपके लिए होता है। टोटल बात करें तो आप देखोगे 20 23 60 यानी 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि सबसे आसान है, सबसे इजी है। और अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो भाई 240 मार्क्स आपके यहीं से आ गए, ठीक है। डोमेन को हमने छोड़ दिया, हमने जीटी को छोड़ दिया, ठीक है। तो भाई अगर बात करते हैं 240 मार्क्स, और अगर आपको आईआईटी में चाहिए एडमिशन तो आईआईटी के लिए आपको कम से कम 400 का आपको टारगेट लेकर चलना होगा, ठीक है।
आरआई में चाहिए बेटा आपको, तो आपको 420 430 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलनी चाहिए। डीयू में आपको चाहिए एडमिशन, तो डीयू में अलग अलग कॉलेजेस आपके हैं जहां पे गर्ल्स की कटाव काफी कम जाती है, बॉयज की कटाव काफी हाई जाती है। क्यों? बॉयज के लिए कम कॉलेज आपके डीयू में है, ठीक है। तो कट ऑफ वाली वीडियो आपको बाद में पता चलेगी बेटा। तो अभी आप स्पेशली जो है इस सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपका एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो उसके बारे में पे जान रहे हैं, है ना। टोटल आपके एग्जाम में 181 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको 160 ही अटेम्प्ट करना है। अब बोलोगे क्या सर 160 अटेम्प्ट करना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो 100 करो, 110 करो भाई, 110 करो, 120 करो, 130 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का प्रयास करिएगा आप लोग, है ना। अब यहाँ पे एक और बात आपको जाननी चाहिए, टोटल आपके एग्जाम में 7 सब्जेक्ट होते हैं और ऑल सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये बातें आपको कोई नहीं बता पाएगी बच्चे। जिसने एनसीईटी को जिया है, जो 4 सालों से लगातार आपको एनसीईटी गाइड कर रहा है, वही आपको बता सकते बातें, है ना। तो अंदर की बात है कि आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को स्किप करते हो बेटा, तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, मतलब करने नहीं देंगे वो लोग, है ना। वो लोग कंपलसरी करते हैं, मैंडेटरी करते हैं भाई आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए। अक्सर आपका आईआईटी एनआईटी ये बातें लिखती है, अपना जो उनका नोटिफिकेशन आता है, उनका जो ब्राउचर आता है, उनमें उन्होंने डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि अगर आपने 7 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को स्किप करा है, उसका एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है, तो आप हमारे यहाँ एलिजिबल नहीं रहोगे। भले आपका निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मान लीजिए अगर बात करते बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, तो मान लो इसमें आपका निगेटिव मार्किंग, मान लो आपका -10 है, फिर भी आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसका एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, तो आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एग्जाम तो दोगे आप, अच्छा स्कोर भी आपका आ सकता है, मान लीजिए आपका 500 स्कोर आ गया, फिर भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बातें आपको अंदर की बातें कोई आपको बता नहीं सकता है, जिसने एनसीटी को जिया बेटा वही आपको बताता है ना। और आपको पता होगा लगातार हम लोग 4 सालों से एनसीटी के लिए आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये आपके डोमेन सब्जेक्ट है, इनमें से हमने बता दिया भाई आपको किस तरह से आपको डोमेन का सिलेक्शन करना है। उस पर एक स्पेशल वीडियो आएगी कि लैंग्वेज का सिलेक्शन कैसे करना है, डोमेन का सिलेक्शन कैसे करना है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा 2 आपके सब्जेक्ट है, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और एक आपका बेटा जनरल टेस्ट है, जो सबके लिए मैंडेटरी है, सबके लिए कंपलसरी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, है ना। अब ये भी बात आप ध्यान रखिए कितने क्वेश्चन आते हैं भाई। तो अगर बात करते हैं लैंग्वेज 1 से 23 क्वेश्चन आते हैं, आपको 20 का आंसर करना होता है। लैंग्वेज 2 से 23 क्वेश्चन आते हैं, 20 का आंसर करना होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात बेटा तो आपका 23 क्वेश्चन आते हैं, 20 का आंसर करना होता है। जीटी की बात करते हैं, जनरल टेस्ट में आपका रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो 28 क्वेश्चन आते हैं, 25 का आपको आंसर करना होता है। डोमेन 1 की बात करें, डोमेन 2 की बात करें, डोमेन 3 की बात करें, तो प्रत्येक डोमेन से आप देखोगे यहाँ पे 28 क्वेश्चन आते हैं, 25 का आंसर करना होता है, ठीक है। आप 25 क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे भाई, 20 करो, 15 करो, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर डाउट में रहते हैं, क्या सर कंपलसरी 25 करना? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपको स्कोर लाना है तो कंपलसरी है, नहीं लाना है कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब आगे बात करें यहाँ पे कुछ और बातें जो आपको बताना मैं चाहूंगा यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें आपका जो एग्जाम होता है, तो अगर बात करते हैं 2025 में 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, ठीक है। आपका एग्जाम जो हुआ था वो आपका 29 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ था 2025 में। और अगर हम बात करते हैं बेटा आपका 2026 में, तो 17 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ था, 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। एक 17 अप्रैल को 2 शिफ्ट था, है ना। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग क्या था आपका 9 से 12, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग 3 से 6, और एक और आपका शिफ्ट हुआ था 18 अप्रैल को, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखें, 18 अप्रैल को भी आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ था, है ना। तो ये आपका 2026 का डाटा है बेटा, और यह आपका 2025 का डाटा है। अब बहुत सारे बच्चे परेशान है सर 2027 में कब एग्जाम हो सकता है, तो आप मानकर चलो कि जो आपका तैयारी होनी चाहिए बेटा, वह मार्च तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मार्च से पहले एग्जाम हो पाना पॉसिबल है, लेकिन आपके एग्जाम का जो चांसेस है बेटा, वह आपका अप्रैल में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और कंफर्म मानकर चलो भाई कि आपका एग्जाम जो हो रहा है वो अप्रैल में हो रहा है, हो सकता है मिड अप्रैल में हो, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो, ठीक है। लेकिन हाँ चांसेस है कि 15 अप्रैल के बाद आपका एग्जाम हो। तो आपका जो एग्जाम होगा बेटा वो अप्रैल में होगा, और कितने सीट में होगा तो बताई जाएगी, डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट है, कितने एस्पिरेंट ने फॉर्म भरा हुआ एनसीटी के लिए, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा वो एक ही शिफ्ट में होगा, भले आपका किसी शिफ्ट में पड़ जाए एग्जाम, ठीक है। हो सकता है शिफ्ट फर्स्ट में पड़े, सेकंड में पड़े, थर्ड में पड़े, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना। अब अगर टाइमिंग की बात करें बेटा, आपके एग्जाम में टाइमिंग होते हैं 180 मिनट्स आपके पास टाइम होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। और जो बच्चे पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होता है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, अगर बात करें बेटा टोटल कितने यूनिवर्सिटी शामिल है, तो अभी तक की बात करें बेटा तो लगभग आप मान कर चलो 280 प्लस कॉलेजेज या फिर हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट है जो आपके एनसीईटी में शामिल है। अगर सीटों की बात करें भाई, तो सीट तो भाई बहुत सारी है, आपका लगातार सीटें बढ़ रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका ड्रीम कौन सा कॉलेज है।
आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट कौन सा है? आप में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि सर मुझे आईआईटी जाने हैं, तो बेटा आईआईटी के लिए अच्छा स्कोर करना पड़ेगा आपको। अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, अभी से आपको मेहनत करना पड़ेगा। भाई आईआईटी कहलाना आम बात थोड़ी होता है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। तो भाई आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे आप सभी के लिए जो मोस्ट डिमांडेड बैच होता है एनसीटी कॉन्सेप्ट का, वो श्योर सिलेक्शन प्लस बैच है, जो यहाँ पे लाइव हो चुके हैं, लगातार क्लासेस बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो बेटा, तो आपको एक काम करना है, जाना है प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, जो ऐप हमारी है आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। आप यहाँ से श्योर सिलेक्शन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा बेटा, तो आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी 30 अगस्त तक 30 अगस्त तक ऑफर चल रहा है, जो कि मैं शुरू में बात कर चुका हूं इसके बारे में। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस बैच को ज्वाइन करते हो, तो एनसीईटी के प्रिपरेशन में जो चीज आपको चाहिए हर चीज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। चाहे मॉक टेस्ट की बात करें, चाहे प्रैक्टिस सेट की बात करें बेटा, चाहे डाउट सेशन की बात करें, हर चीज मिलेंगे आपको। चाहे लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, हर तरह से आपको यहाँ पे हेल्प करी जाएगी। कोई कमी बेटा आपको नहीं होगी, ठीक है। चाहे जो भी आपका लैंग्वेज होगा, एक बार आप हमारे टीम से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा भाई, ठीक है। जो भी आपका लैंग्वेज होगा, आप जो भी लैंग्वेज ऑप्ट किए होंगे, जो भी आप डोमेन ऑप्ट किए होंगे, हर चीज आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, है ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यूनिवर्सिटी आपके ठीक ठाक होता है, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट कौन सा है। अगर आईआईटी है तो अच्छा स्कोर चाहिए, एनआईटी के लिए बेटा आपका अच्छा स्कोर चाहिए। उसके अलावा आरआई, बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चों का सपना होता है आरआई में जाने का, आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, आरआई मैसूर, आरआई भुवनेश्वर, ठीक है। उसके अलावा आप बात करें बेटा आईआईटी के, तो टोटल 5 आईआईटी आपके शामिल है अभी आपका एनसीईटी में, है ना। आपका आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी आईएसएम धनबाद हो गया। उसके अलावा 6 एनआईटी शामिल है यहाँ पे, है ना। एनआईटी की फी थोड़ा हाई होती है, इसलिए इसका नाम थोड़ा कम जाता है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है डीयू जाने के लिए, तो भाई डीयू के लिए एक अच्छा खासा स्कोर चाहिए आपको। इसके अलावा आप जाना चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भाई, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप मान कर चलो कम से कम आपको 320 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। इससे कम बेटा आप लाओगे तो बहुत कम चांस होगा कि आप जा पाओगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना। इसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जहां से आईटीपी कोर्स करना मतलब बहुत सारे बच्चों का भाई मजबूरी में बच्चे एडमिशन लेते हैं, ठीक है। मजबूरी कब आती है बेटा, जब आपका स्कोर नहीं आता है। स्कोर क्यों नहीं आती, आप तैयारी नहीं करते हो, ठीक है। इसीलिए आप सभी के लिए लाया गया श्योर सिलेक्शन प्लस बैच। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो बेटा, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप पढ़ाई कर सकते हो भाई। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी सिलेक्शन नहीं होता है, आप खुद से भी सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन 7 सब्जेक्ट पढ़ पाना खुद से पॉसिबल नहीं होता बेटा। अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए, एक अच्छे आपको टीचर मिल जाए जो कि उसी फील्ड में लगातार 3-4 साल से काम कर रहा है बच्चे, तो आपके लिए एक अच्छा चीज होती है कि आपको सारा कंटेंट, सारा मटेरियल आपको एक ही जगह मिल जाती है ना। अब देखो यहाँ पे जो आपका एग्जाम होता है, एक निगेटिव मार्किंग एग्जाम होती है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो भाई आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। वही अगर वो क्वेश्चन आपका गलत होता है बेटा, तो आपका एक नंबर अलग से आपका कट जाएगा, जो नंबर आपको मिला हुआ है। अगर मान लो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड, 1 आपका करेक्ट हुआ, आपको 4 मार्क्स मिला, ठीक है। सेकंड आपने गलत कर दिया, तो आपका एक नंबर कट गया। टोटल कितना स्कोर आपका आया, तो 4 में से घटाओ 3 नंबर आपका आया भाई, है ना। तो ये आपका निगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन आप अगर स्किप करते हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो, है ना, अनआंसर्ड करते हो आप लोग, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, 0 मार्क्स कटेगा, ठीक है। यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। तो निगेटिव मार्किंग बेटा, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को आईटीपी को लेकर थोड़ा डाउट होता है, सर क्या है कैसे है, तो आप पहले जान लो भाई, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्यूअल डिग्री मिलती है, एक डिग्री मिलता है बच्चे आपको ग्रेजुएशन का, और एक आपको डिग्री मिलता है बीएड का, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन का, जो कि एक स्पेशल कोर्स होता है। अगर हम बात करते हैं इस लाइन को, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आप इस लाइन को, हाँ, मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम टीचर बाय 2030, यानी कि 2030 के बाद मिनिमम डिग्री आपका आईटीईपी होने वाली है, अगर आपको इन फ्यूचर टीचर बनना है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भाई अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, आपको टीचर बनना है, तो आपको आईटीपी कोर्स करनी चाहिए, अभी से आपको इस पर ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको रिस्पॉन्सिव टू न्यू, है ना, 5+3+3+4 के तहत इसको डिजाइन करा गया है। यानी भाई यहाँ पे आपको 4 स्टेजेस हैं। पहला आपका जो स्टेज होता है बेटा, आपका फाउंडेशनल स्टेज है। अगर आप फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करते हो, ठीक है, तो आप प्री स्कूल से लेकर आप ग्रेड 2 का टीचर बनोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स करते हो, तो भाई यहाँ पे आप 3 to 5 का टीचर बनोगे। और वही बात करें मिडिल स्टेज के लिए, तो आप 6 to 8 का टीचर बनोगे। वही सेकेंडरी की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आप 9 to 12 का टीचर बनने वाले हो। तो मैक्सिमम जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको मिडिल स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ हैं जो फाउंडेशन और प्रीपेटरी का आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं, 90% बच्चे जो हैं, वो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स यहाँ पे चाहते हैं और करते भी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखिएगा, और इस पर स्पेशल वीडियो बन चुकी है और आगे भी बनती रहेगी, आप उसको देखते रहिएगा, है ना। बस आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो भाई आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें, यहाँ पे ये हमारी बैचेस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ
जो कि इंडिया के टॉप फैकल्टी है, जो एनसीटी के लिए आपको गाइड करते हैं बेटा। तो आप सभी लोग इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा श्योर सिलेक्शन प्लस बैच। चाहे आपका बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, हर डोमेन सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार आप हमारी टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप जाओ भाई, आप यूट्यूब पर डेमो क्लासेस आप देख सकते हो, हर एक टीचर का आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बेटा आप जाओ एप्लीकेशन पे, वहां पे आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे, जो बच्चा का रिव्यू है वो सारी चीज आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप हमारी बैचेज को देख सकते हो। और लगातार हमने हजारों, आप देखो यहाँ पे हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है लास्ट 4 ईयर की बात करें तो। चाहे आपका आईआईटी हो, एनआईटी हो, आरआई हो, डी हो, हर जगह आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके सीनियर्स होंगे। अगर आप आगे चलकर अगले साल मान लो, चाहे इसी साल 2027 की बात करें, ठीक है, आप कहीं भी एडमिशन लोगे हर जगह आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आई होप कि आप सभी को ये जो न्यू सिलेबस है, जो न्यू पैटर्न है आपका एग्जाम का पैटर्न, ये सारी चीजें आपकी डाउट जो है क्लियर हो चुकी होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अभी भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। बाकी भाई एक बार फिर से आप सभी भाइयों एवं बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब एंजॉय करिए आप लोग, है ना, और रक्षाबंधन मनाइए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।